अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बैकयार्ड मुर्गी पालन करके किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी। फूल गोभी की फसल में लगने वाले रोग और इनकी रोकथाम के उपाय। आज के समय में अगर खेती बाड़ी से अच्छा लाभ कमाना है तो आपको खेती के साथ सह व्यवसायों को करना जरूरी है और इन कृषि सह व्यवसायों में बैकयार्ड मुर्गी पालन करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इनका पालन कम जगह और कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए बैकयार्ड मुर्गी के पालन के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरणा के विषय विशेषज्ञ एलन वर्मा से। किसान भाइयों, आप खेती भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, लेकिन 10 से 20, 25, 30 तक मुर्गियां पालकर आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं और आप अपने बच्चों के लिए और आपके खुद के लिए थोड़ा चिकन और अंडे की प्राप्ति भी आपको पर्याप्त हो सकती है, जिससे कि आपकी कुपोषण की समस्या भी दूर होगी और अगर आप चिकन खाते हैं तो उसकी लागत भी कम आएगी। आंगन में मुर्गी पालन या बैकयार्ड मुर्गी पालन आप घर के पिछवाड़े में कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से कमजोर भूमिहीन श्रमिक छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी और पौष्टिक आहार का उत्तम एवं कम खर्च वाला ये साधन है। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। इसमें कुछ संकर नस्लें हैं, कुछ देसी नस्लें हैं। आप किसी भी तरह की नस्लें आप पाल सकते हैं। संकर नस्लें जैसे प्रतापधन है, निर्भीक है, वनराजा है, क्रोइलर है, इनसे अंडा और मांस पर्याप्त मिलता है। जैसे इनसे अंडा 150 से लेकर 200, 225 तक आप प्राप्त कर सकते हैं। और चिकन की बात करें तो आप प्रति मुर्गी या मुर्गा 2 से 2.5 किलो वजन का होता है, तो इनमें चिकन भी आप अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। देसी नस्लों में कड़कनाथ, असील और अंकलेश्वर, इस तरह की नस्लें भी आप पाल सकते हैं। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है।
इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलबों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। ये नस्लें आपको आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर या रिसर्च सेंटर पे या यूनिवर्सिटी पर आप प्राप्त कर सकते हैं, वहां से चूजे प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए आवास व्यवस्था, अगर पशुपालक अगर 20 मुर्गियां पालते हैं तो उनका घर पूर्व से पश्चिम की दिशा में होना चाहिए ताकि मुर्गियों को धूप और प्रकाश मिल सके। 20 मुर्गियों के लिए 8 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा दबड़ा बनाना चाहिए। इस दबड़े में एक दरवाजा और 2 जाली की खिड़कियां होनी चाहिए ताकि स्वच्छ हवा अंदर और बाहर आ सके। दबड़े में फर्श कच्चा रखे, बालू रेत भी आप नीचे बिछा सकते हैं। परंतु पक्का अगर आप फर्श बनाते हैं तो चावल की भूसी, गेहूं का भूसा या सूखी घास आप 3 से 5 सेंटीमीटर का बिछावन अवश्य रखें और समय समय पर इसको पलटते रहना चाहिए। एक मुर्गी एवं मुर्गे जैसे वयस्क है तो इनको 2 से 3 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आप घर का निर्माण करें। इनको आहार में 8 सप्ताह की उम्र तक संतुलित आहार देना चाहिए ताकि उनकी वृद्धि अच्छी हो, प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% हो। आप 8 सप्ताह के बाद में आपके पास अगर कम है 15-20 ही मुर्गियां हैं तो आप अपने घर के पिछवाड़े में या आपका खेत है वहां पर आप इनको छोड़ दें, जो कि अन्न, दाने, बीज, कीड़े मकोड़े, घास की कोमल पत्तियां, घर की झूठन खाकर ये अपना पेट भर सकती है। और इस प्रकार से इनको बाद में 50 से 60 ग्राम तक इनको दाना भी देना चाहिए जिनसे इनकी शरीर की वृद्धि अच्छी हो। लगभग 3 से 4 ग्राम प्रति मुर्गी प्रतिदिन मार्मल के टुकड़े कैल्शियम की पूर्ति के लिए अवश्य देने चाहिए। दाना हमेशा किसी बर्तन में ही देना चाहिए ताकि वो बिखरे नहीं और फर्श पर नहीं डाले। आपका दाना बहुत महंगा होता है और वो बर्बाद हो जाता है। मुर्गी पालन में कुछ सुरक्षित सुझाव है जो आप अवश्य करें। मुर्गियों के आसपास सफाई की व्यवस्था अच्छी रखें। मुर्गियों में अगर कोई बीमार है या जख्मी है तो उसे अलग जगह पर रखना चाहिए। पक्षियों के आहार व पानी को रोजाना बदले। पक्षियों के आसपास वो क्षेत्र पर संक्रमण मुक्त रखे और प्रतिदिन पक्षियों के स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए। कुछ मुर्गियां अगर अलग लक्षण प्रदर्शित कर रही है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उसको लैब में भेजकर उसका सैंपल टेस्ट करवाना चाहिए जिससे कि पता लगे कि कौन सी बीमारी आ रही है। इस प्रकार से आप अपना सुरक्षित मुर्गी पालन कर सकते हैं और आप अतिरिक्त आय कमाई कर सकते हैं जो आपको 15 से 20 मुर्गियां पालने पर आपको 6 महीने बाद 5-7 अंडे रोजाना का मिल जाए और आपको महीने में 1 मुर्गा चिकन का मिल जाए खाने के लिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जांच जारी है। अनूपगढ़ के दाबला इलाके में एक 17 साल के युवक ने पेड़ पर फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक को नशे की लत थी और युवक के जान देने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भरतपुर पुलिस एक्शन के मोड में पुलिस ने चोरी, लूट और डकैती की 7 वारदातों का खुलासा किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के करीब 15 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। उदयपुर के भटियाणी चौहटा इलाके में एक महिला ने पति की प्रताड़ना से परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। इसके बाद मृतका के भाई ने दहेज के लिए परेशान करने के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजसमंद में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाने इलाके के 6 स्थानों पर दबिश दी है। 2 पोकलेन मशीन, 1 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर, मई ट्रॉली और साथ ही 1 डंपर, 1 बाइक और 1 कार को जब्त किया गया है। प्रतापगढ़ में तेजादशमी का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी।
अपने राज्य में डेयरी व्यवसाय करके पशुपालक अच्छी आय कमा रहे हैं, लेकिन इस लाभ को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप पशुओं का प्रबंधन करना होता है ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें और अधिक दूध उत्पादन देते रहें। तो इसके लिए आप किस प्रकार से करें गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर SK श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगा कि पशुपालन और ख़ासतौर से डेयरी पालन में जो इस बदलते मौसम में जो व्यवस्थाएं हैं, कभी गर्मी है कभी बरसात है, तो इस दौरान हम किस तरह से व्यवस्थाएं करें। अभी देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु जाने को है और शीत ऋतु आने में थोड़ा समय है, तो हमारे पशु इस मौसम को एडजस्ट करने में अपने तापमान के हिसाब से काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो इस समय हमको खासतौर से विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि उसमें जो पशु है उसका आवास प्रबंधन अच्छा हो। आवास प्रबंधन में हम देखें तो सर्वप्रथम तो हमको जब शुरुआत करते हैं डेयरी व्यवसाय, तभी हमको इस तरह का वहाँ पर आवास व्यवस्था करनी चाहिए कि हवादार हो, उनको वेंटिलेशन का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। साथ में आपका जो शेड है वो उथली जगह पे हो जहाँ पर पानी ना रुके। ढाल जो फर्श है उसकी ढाल इतनी अच्छी हो कि आराम से जो उसका मूत्र है या जो वॉशिंग है उसका पानी आराम से निकल करके बाहर शेड के बाहर समुचित जगह पे उसका निष्पादन हो पाए। कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्श है वह पक्की तो सुनिश्चित होना ही चाहिए, लेकिन उसमें फिसलन ना हो। चूँकि नमी वातावरण में बहुत ज़्यादा होती है तो फर्श में गीलापन ना हो, सही समय पे उस पर सुखाते रहें और कोशिश करें कि जब बहुत ज़्यादा बारिश का समय है तो जानवर को अंदर ही रखें। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन मिले, इसके लिए पशुओं के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि डेयरी व्यवसाय में 60% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है। इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। जहाँ तक हम संतुलित आहार की बात करें तो हमको अपने जो डेयरी एनिमल्स हैं उनमें ऐसा प्रबंधन करना चाहिए कि उनको संतुलन के रूप में बैलेंस्ड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ये सब का एक संतुलित आहार प्राप्त हो। किसान भाइयों, आप अपने पशु को हरा चारा और सूखा चारा मिलाकर खिलाएं। दुधारू पशुओं को 10 किलोग्राम सूखा और 30 किलोग्राम हरा चारा प्रतिदिन खिलाएं, जिससे पशु को अपच की समस्या से बचाया जा सकता है। हरे चारे के साथ संतुलित आहार नियमित रूप से कम 1 दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए। किसान भाइयों, 2.5 लीटर दूध देने वाली भैंस को 1 किलो आहार देते हैं। 3 लीटर दूध देने वाली गाय को भी 1 किलो आहार देते हैं। जीवन निर्वाह हेतु गाय को 1.5 किलो व भैंस को 2 किलो दाना मिश्रण अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए। इसके साथ ही गर्भित पशु को 1 किलो दाना और 50 ग्राम कैल्शियम अतिरिक्त रोजाना देते हैं। इससे पशुओं को सर्दी से बचाव में बहुत अधिक मदद मिलती है। पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय ये ध्यान रखें कि दाना फफूंदी रहित होना चाहिए। कम पानी पिलाने से भी पशु के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार 24 घंटे में कम से कम 3 बार ताजा व स्वच्छ पानी पशु को अवश्य पिलाना चाहिए। साथ में हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हरा चारा जितना भी उपलब्ध हो, तो अगर उसकी मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं तो इनकी आपूर्ति काफ़ी हद तक हो जाती है। ज्वार, बरसीम, लूसर्न, ये सब जो चरी चारा हैं उनके माध्यम से आप उसको जितना ज़्यादा देंगे आपके दाना मिश्रण का खर्च कम होगा और साथ में उसके आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी होती जाती है। ध्यान रखें, जो भी दाना है उनको क्रश करके दें, बहुत बारीक नहीं लेकिन थोड़ा टुकड़े करके दें। जो ग्रीन फॉडर है, जो रफेज है, लंबाई में जो इनको होता है, उनको छोटे छोटे चॉप करके दें। जो कंसंट्रेट है उसको पानी में भिगो करके रखें 3 से 4 घंटे, उसके बाद जानवर को खिलाएं। तो उसमें उसके एक तो टेस्ट ऐड होता है, दूसरा उसके डाइजेस्टिबिलिटी बढ़िया बनती है, जानवर चाव से खाता है तो वह ज़्यादा फायदेमंद होता है।
पशुपालक भाइयों, घर पर 100 किलोग्राम संतुलित आहार मिश्रण तैयार करने के लिए मक्का या जौ 40 किलोग्राम, मूंगफली की खली 20 किलोग्राम, दालों की चूरी 17 किलोग्राम, चावल की पालिश 20 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर 2 किलोग्राम, साधारण नमक 1 किलोग्राम, इन सभी अवयवों को अच्छी तरह मिलाकर सूखे स्थान पर भंडारित करें। तो पशुपालक भाइयों, इस तरह आप संतुलित आहार मिश्रण स्वयं घर पर तैयार करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं और अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि इस समय नमी भी रहती है, तो जैसे ही आपके पशु में बीमारी के लक्षण दिखें तो उसको उपचार के लिए तुरंत सलाह लें अपने निकटतम जो पशु चिकित्सा क्षेत्र है, केंद्र है। और साथ में आप देखते होंगे इस समय अपच, अफरा या फिर दस्त और पेचिश की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो कुछ डॉक्टर की सलाह से जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं उनको रख के आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दी जुकाम के समय भी आप अपने पशु चिकित्सक की मदद कर ले सकते हैं। कृमिनाशक औषधियां इस सीजन में आवश्यक रूप से जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता दूं कि कृमिनाशक आपको सबसे पहले 15 दिन की उम्र में बछड़े को दें, 3 महीने की उम्र तक 15-15 दिन के अंतराल से, 3 से 6 महीने की उम्र तक 1-1 माह के अंतराल से, और 6 महीने के बाद आपको हर दूसरे या तीसरे महीने में अपने पशु को कृमिनाशक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, खासतौर से संक्रामक बीमारियां जो हैं उनसे बचाने के लिए हमको उनमें टीकाकरण अवश्य करवाएं। तो 4 महीने का जैसे ही आपका बच्चा हो जाता है या बच्चिया हो जाती है तो उसको पहला FMD का टीकाकरण और फिर साल में 2 बार, एक तो अक्टूबर के महीने में और फिर दूसरा फरवरी के महीने में वैक्सीनेशन करवाएं। 6 महीने की उम्र में उनको HS, BQ और एंथ्रेक्स का टीका अवश्य लगवाएं ताकि वो 3 जो भयंकर बीमारियां होती हैं, एक तो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोटू कहते हैं, अधरंगा जिसको BQ भी कहते हैं, और साथ में एंथ्रेक्स जिसको तिलभड़ कहते हैं जिसमें काफ़ी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, उससे बचाया जा सके। साथ में जो लगभग 4 से 8 महीने एवरेज माने 6 महीने की उम्र की जो बच्चियां हैं, जो फीमेल काफ्स हैं, उनमें आप ब्रुसेलोसिस का भी टीका आवश्यक रूप से करवा लें, क्योंकि संगठित डेयरी फार्म में ब्रुसेलोसिस की संक्रामकता काफ़ी ज़्यादा होती है। उसमें एडवांस स्टेज में जो गर्भवती जो गाय हैं उनमें जो गर्भपात की संभावना काफ़ी रहती है इस इन्फेक्शन की वजह से। आप अगर मेरे आज के बताए हुए सुझावों पर ध्यान देंगे तो आप इस बदलते मौसम में भी अपने पशुओं को उनके स्वास्थ्य, उनके आहार, उनके आवास का प्रबंधन अच्छी तरह सुनिश्चित करके आप ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी व्यवसाय में लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। की ओर से तेजाजी महाराज के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकली, जिसका विभिन्न सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। डूंगरपुर के भचड़िया गांव में आगामी 1 अक्टूबर को पटेल पाटीदार डांगी समाज की ओर से महासम्मेलन होगा, जिसे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भरतपुर जिले के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे किसान भाई फूल गोभी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी फूल गोभी की फसल लगा रखी है तो फूल गोभी की फसल में इस समय कुछ रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि इन रोगों का समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो फूल गोभी की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RN गुप्ता।
गोभी में जो है प्रायः बहुत तरह की बीमारियां लगती है। कुछ प्रारंभिक अवस्था में लगती है, कुछ बाद की अवस्था में लगती है। तो प्रारंभिक अवस्था में जो रोग लगते हैं उसमें मुख्यतः जो है आपका डैम्पिंग ऑफ करके बीमारी लगती है। इसमें जो है मुख्यतः इसका कारण है कि उस समय पौधे में बहुत ज़्यादा नमी और साथ साथ तापमान रहते हैं। तो इसका मुख्य वजह है कि पौधे में जो उनके पास पौधे का जो विकास करने में बहुत ज़्यादा अगर नमी की मात्रा हो जाती है तो उस समय ये बीमारियां काफ़ी तेज़ी से लगती है। इसमें क्या होता है कि पौधे जो है जर्मिनेशन के 1 सप्ताह के बाद से पत्तियां पीली होकर मरने लगती है। तो ये दूर से ही दिखाई पड़ने लगते हैं कि ये पत्ती पीली होकर मरने लगती है। तो इसका मुख्य वजह है अधिक नमी का होना और जो हमारे सॉइल में जो उसके जो स्पोर्स हैं उसके कारण ये बीमारियां का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके निदान के लिए सबसे पहले हमको बीज उपचार कर लेना है। बीज उपचार में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको उपचारित कर लेते हैं और उपचारित जो है करीब कम से कम 12 घंटे पहले करना चाहिए। दूसरा कुछ रोग जो है इसके पत्तियों पर आते हैं, जैसे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट वगैरह आते हैं और डाउनी मिल्ड्यू आते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू आते हैं। तो ये सब रोगें जो है पत्तियों पर आती है। फूल गोभी की फसल में रोगों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू रोग ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बैगनी भूरे रंग के पड़ते हैं। धब्बों का ऊपरी सतह में पीले रंग का होना और बाद में इस फफूंद के बीजाणु अन्य पौधों पर भी फैल जाते हैं। जब खेत में रोग के लक्षण अधिक दिखाई देने लगे तब रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। और एक रोग लगती है जो पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, उसमें जो है पत्तियों पर पाउडर के जैसे आकार के धब्बे छोटे छोटे बन जाते हैं, उजले उजले धब्बे बन जाते हैं। उसको हम पाउडरी रोग बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोग बोलते हैं। इसके निदान के लिए जो है हमको बहुत सी अच्छी दवा है जो सल्फर युक्त होती है। उसका हम सल्फर युक्त कोई भी ले सकते हैं। उसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको स्प्रे कर देना है। जैसे ही रोग दिखाई पड़े तो एक स्प्रे कर देना है, दूसरा जो है 15 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे कर देने से इसका जो है रोकथाम हो जाता है। तना सड़न रोग कवक के कारण होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती है और रात में स्वस्थ दिखाई देती है। तने के निचले भाग पर धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद कवक दिखाई देने लगती है। तना सड़ने लग जाता है। रोग की रोकथाम के लिए डाइथीन M45 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा कुछ जो है बैक्टीरिया जनित भी होते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट भी आती है। तो इसके रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवा आती है। उसका जो है 2 ग्राम जो है 2.5 ग्राम 10 लीटर पानी में लेके स्प्रे करके इसको रोक सकते हैं। और नहीं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है दवा आती है, उसकी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देने से इसके रोग के प्रकोप को हम इसको कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुख रोग जो है हमारे इसमें लगते हैं। इसमें सावधानी बहुत तरह से रखनी पड़ती है। रोगों की रोकथाम के उपाय नर्सरी में बीजों को लगाने पहले कार्बोडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेत में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और फसल को उचित दूरी पर लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें क्योंकि खरपतवार ही रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। तीसरी बात है कि इसको सही समय पे इसको लगाना चाहिए। अगर पहले भी लगाते हैं उससे भी समस्या आती है और बाद में भी लगाने से उसकी समस्या आती है। तो जो भी उसकी निर्धारित समय है उसको लगाना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भवानीपुर, जिला बूंदी के रंजीत कुमार ने। आपने बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
बकरी पालन किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय होता है, इसीलिए इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है और इनका पालन किसान छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आसानी से कर सकते हैं। हमारे देश में बकरियों की लगभग 20 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, तोतापरी, बीटल, बर्बरी और उस्मानाबादी नस्लें प्रमुख हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं बकरी की जमुनापारी नस्ल की। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है, लेकिन ये बकरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पाली जाती है। इस नस्ल की बकरी के पालन से किसानों को अच्छा मुनाफा मिलता है, क्योंकि ये नस्ल ज्यादा दूध और मांस देने के लिए जानी जाती है। जमुनापारी बकरी सफेद, काले, पीले, भूरे या फिर विभिन्न मिश्रित रंगों की होती है। इन बकरियों के पीछे के बाल लंबे और सींग छोटे, नुकीले होते हैं। कान लंबे और बड़े मुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा इस नस्ल की बकरियां अन्य नस्लों की तुलना में ऊंची और लंबी होती है। इस नस्ल की एक वयस्क बकरी का वजन 50 किलोग्राम से 80 किलोग्राम के बीच होता है। ये बकरियां ब्याने पर 1 से 2 बच्चे देती हैं और जहां तक दूध उत्पादन की बात है तो इस नस्ल की बकरी 2 से 3 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती है, जो स्वादिष्ट और सेहतदायक होता है। किसान भाइयों, जमुनापारी नस्ल के बकरे 1 से 2 साल में मांस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन बकरियों की मांग बाजार में बहुत है। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।